क्लास 8 वेलकम वंस अगेन। आज का टॉपिक है मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। तो इसे यूँ समझिए, आप जानते हैं मैन्योर और फर्टिलाइज़र ऐसा वर्ड नहीं है जिसके बारे में आप जानते नहीं हैं। शॉर्टकट में हम कैसे बेहतर समझ पाएंगे इस पर ध्यान दीजिएगा। मैन्योर यानी इसको हम लोग जनरली गोबर खाद के रूप में समझते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी कोई भी सड़ा गला चीज़ से बना हुआ खाद। सड़ा गला चीज़ आपके नियर में बहुत सारा चीज़ है, बहुत सारे बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का, जैसे कि आपका सब्जी का छिलका वगैरह है आप फेंक देते हैं। बहुत सारा फॉडर्स यानी कि पुआल वगैरह जो होता है, या फिर भूसा जो है, या फिर कह सकते हो कि जो वेस्ट है जानवरों का जो वेस्ट है, ये सब सड़गल करके बहुत बेहतरीन सब्सटेंस ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाते हैं जो मैन्योर के रूप में जिनका यूज़ किया जाता है। अब है रिच इन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। ये जो मैन्योर होते हैं वो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं, लेकिन कोई पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स में उनका रिचनेस नहीं होता है, और उनमें नाइट्रोजन का, फॉस्फोरस का, पोटासियम का लैकनेस होता है, कमी होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। NPK नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटासियम, इन तीनों की कमी होती है मैन्योर में, और ये तीनों को प्राइम न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। अगर किसी खेत के पौधे सूख रहे हों तो उस समय हल्का सा पानी दे करके जब यूरिया थोड़ा सा छिड़क दिया जाता है तो पूरा खेत एकदम हरा भरा नज़र आता है। क्यों? क्योंकि यूरिया जो दिया जाता है उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये तीनों का वो कॉम्बिनेशन होता है, और ये तीनों प्राइम न्यूट्रिएंट्स हैं। मेन न्यूट्रिएंट्स यही हैं। पौधों को बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जो क्लास 9 में पढ़िएगा। तो उसमें तीन सबसे जो मेन है उसका नाम है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, NPK प्राइम न्यूट्रिएंट्स। तो इन तीनों की कमी जरूर मैन्योर में रहती है। क्वाइट बल्की एंड डिफ़िकल्ट टू ट्रांसपोर्ट। देखिए उसमें महक भी होगा, स्वाभाविक सी बात है। वो गोबर कैसा भी हो वो थोड़ा इसमें बैड स्मेल देगा ही, और मुश्किल होता है, डिफ़िकल्ट। आप बोरा वगैरह में पैक करके उसको नहीं ले जा सकते हैं, थोड़ा दिक्कत होता है, देखते ही होइएगा। तो वो थोड़ा सा मुश्किल काम है। अदरवाइज़ ये लॉन्ग टर्म के लिए एक बार खेतों में डालते हैं तो ये लंबे समय तक खेतों में फर्टिलिटी देता है। ये बात सही है। तो कुछ क्वालिटी भी है, कुछ डिसक्वालिटी भी है, थोड़ा देखना है, समझना है। अब आता है फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइजर्स की जब भी बात चले तो याद रखिएगा ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से बना होता है, और ये मैनमेड केमिकल्स होते हैं। ये मनुष्य के द्वारा बनाए गए केमिकल से तैयार होता है, और फर्टिलाइज़र जो होता है वो हमेशा फैक्ट्रीज में यानी कंपनियों में ये क्या होता है तैयार किया जाता है। दूसरा, रिच इन इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जैसे कि नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, इनमें इनका रिचनेस होता है। ये ज़्यादा मात्रा में ये सब इसके अंदर पाए जाते हैं। यानी कि अगर हम फर्टिलाइजर्स का यूज, कोई पार्टिकुलर फर्टिलाइजर्स हम ले सकते हैं, जैसे हम जाएँ मार्केट में तो स्पेशली नाइट्रोजन का भी हम ले सकते हैं, फास्फोरस का भी, पोटेशियम का भी, जिंक का भी, इन सभी का पार्टिकुलर भी आता है और मिक्स्ड भी फर्टिलाइजर आता है। और ये बदबूदार तो खैर नहीं होता और इजीली ट्रांसपोर्ट होता है। अगर 50 किलो का यूरिया का बोरा अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो तो बड़ी आसानी से आप ले जा सकते हैं, लेकिन वही 10 किलो 20 किलो गोबर का खाद भी अगर कह दिया जाए आपको ढोने के लिए तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। तो ये अलग अलग पॉइंट्स में इसलिए बता दिए हैं जो ज़्यादातर एग्जाम में दोनों में डिफरेंस आता है, तो आपको डिफरेंस दिमाग में रखना है। एक और बात है, फर्टिलाइज़र का अगर कंटिन्यूस यूज आप करेंगे तो वह सॉइल को एसिडिक बना देगा, यानी कि सॉइल में एसिडिटी पैदा कर देगा, याद रखिएगा। तो इसलिए इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में और रेगुलर यूज नहीं किया जाता है। इसलिए हर साल 2 साल के गैप पर भी आपको मैन्योर अपने खेतों में डालना है। और भी वे हैं जिसके द्वारा हम अपने मिट्टी के फर्टिलिटी को बढ़ा सकते हैं। तो उसमें देखिए ये आपको एक वर्ड मिलेगा, फील्ड फैलो। फील्ड फैलो का मतलब होता है परती छोड़ना, यानी खेतों को यूं ही खाली छोड़ देना। जैसे आप कभी आराम करते हैं, जैसे संडे का दिन का इंतज़ार करते हैं, क्यों कि थोड़ा उस दिन देर तक सोएंगे, थोड़ा ज़्यादा आराम करेंगे। तो फील्ड फैलो लगातार हम अगर हम क्रॉप लगा रहे हैं तो न्यूट्रिएंट्स की कमी होते चली जाती है हमारे खेतों में। तो अगर हम परती छोड़ देते हैं, एक आध फसल के लिए उसे छोड़ देते हैं, खाली छोड़ देते हैं, तो ऑटोमेटिक वह बैलेंसिंग उसके अंदर बन जाता है। दूसरा तरीका है कि क्रॉप रोटेशन। अगर हम क्रॉप को बदल बदल करके, एक ही प्रकार का क्रॉप न लगा करके क्रॉप को अगर बदल बदल के भी लगाएंगे तो इससे फ़ायदा होगा। और बाई सोइंग लेगुमिनस प्लांट्स। देखिए लेगुमिनस प्लांट्स क्यों,
ये लेग्यूमिनस प्लांट्स यानी दाल के पौधे हैं। जनरली हम लोग इसको कहते हैं दाल का पौधा। तो दाल के पौधे में होता क्या है, दाल के पौधों की जड़ों में राइजोबियम नाम का कीड़ा होता है। ये राइजोबियम नाम का जो बैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन को हमारे मिट्टी में फिक्स करने में मदद करता है। तो देखिए, दाल का पौधा जो होता है वो उसको एक बढ़िया सा घर देता है रहने के लिए, क्योंकि उसमें एक गांठ होता है यानी कि नोड्यूल्स होते हैं। वो नोड्यूल्स उसके रहने का बहुत बेहतरीन घर होता है, और वो बदले में नाइट्रोजन को क्या करता है, फिक्स कर देता है मिट्टी के अंदर। तो ऐसे रिलेशन जिसमें दोनों एक दूसरे को फ़ायदा दे रहे हैं, इसको कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो ये यानी कि बेनिफिशियल होता है दोनों एक दूसरे के लिए। तो एक ऐसा रिलेशन बनता है इन दोनों के बीच में। तो ये सभी तरीके करके हम चाहें तो अपने पौधों को, अपने खेत को या अपने मिट्टी के फर्टिलिटी को बढ़ा सकते हैं। फिर से देख लीजिएगा और भी तरीके में क्या क्या तरीका है। कुछ दिनों तो एक आध फसल के लिए हम उसको खाली छोड़ दें। क्रॉप रोटेशन यानी बदल बदल करके हम फसल लगाएं, ये नहीं कि हर साल एक ही तरह के पौधे को लगाए जा रहे हैं पिछले 10 साल से 15 साल से। ऐसा करेंगे तो फर्टिलिटी समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा हम लेगुमिनस प्लांट्स लगाएं, हर 2-3 फसल के बाद एक बार दाल का पौधा लगा दें। ऐसे करने से हमारी मिट्टी की फर्टिलिटी ऑटोमेटिक बरकरार रहती है। अब इसके बाद एक पॉइंट है, इसी के साथ पढ़ना है इरिगेशन यानी कि सिंचाई। अब पहले जाने इरिगेशन है क्या। द प्रैक्टिस ऑफ गिविंग वाटर टू प्लांट्स एट रेगुलर इंटरवल। अब समय समय पर हर घंटे 2 घंटे 1.5 घंटे 2.5 घंटे पर आप एक गिलास 2 गिलास पानी पीते रहते हैं। आपका बॉडी डिमांड करता है पानी का, और आप पानी पी करके अपने बॉडी के उस डिमांड को फुलफिल करते हैं। वैसे ही हम अपने पौधों को, अपने खेत के क्रॉप्स को एक रेगुलर इंटरवल पर पानी देते हैं। तो ये पानी देने की जो प्रैक्टिस है, प्रोसेस है, इसको हम इरिगेशन नाम देते हैं। और इरिगेशन के समय हम देते क्या हैं, तो वाटर देते हैं। और आप बताइए वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसका मतलब है जब कभी भी आप पानी देते हैं अपने खेतों को, तो इसका मतलब है आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में अपने खेतों को या क्रॉप्स को दे रहे हैं। ये देखिए 2 एलिमेंट उसको मिल गया साथ में। अब सोर्स कहाँ कहाँ से हमें प्राप्त होता है पानी, तो रेन सबसे बड़ा सोर्स है, पॉन्ड, रिवर, कैनल, वेल, पंप्स, बहुत सारे तरीके हैं जिनके द्वारा हम अपने क्रॉप्स को पानी देते हैं। तो ये तरीके सब जगह एक जैसे नहीं है। जैसे कि नॉर्थ इंडिया में अगर देखा जाए तो नॉर्थ इंडिया में मानसून से अच्छा खासा बारिश भी हो जाता है। तो कहीं पे नॉर्थ इंडिया में रिवर्स, या पूरे इंडिया में देखा जाए तो रिवर का अच्छा खासा संख्या है जिससे हम कैनल निकालते हैं। और बहुत सारे क्षेत्रों में पंप से के द्वारा किया जाता है। बहुत सारे क्षेत्रों में वेल्स, जैसे तमिलनाडु वगैरह का जो एरिया है, कर्नाटक, आज भी वहाँ पर वेल बहुत बेनिफिशियल है। मॉडर्न वेज, कुछ नए तरीके बनाए गए हैं ये खेतों को पटाने का। इसमें एक आता है स्प्रिंकलर मेथड और एक आता है ड्रिप इरिगेशन मेथड। तो स्प्रिंकलर क्या है, तो देखिए आप देखे होंगे फव्वारा, जैसे कि मान लीजिए ये यहाँ पर स्प्रिंकलर लगा हुआ है, ये पानी को चारों तरफ फेंकता है, और इस तरह क्या होगा, एक समान ढंग से हर जगह पानी मिलता है, पौधों को एक समान ढंग से साथ पानी मिल रहा है। और ड्रिप इरिगेशन में क्या है, जैसे मान लीजिए पाइप है, यहाँ एक यहाँ पौधा है, एक यहाँ पौधा है, तो इसके पास बूंद 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 पानी की, इसके जड़ पर पानी गिरेगा। तो यानी कि यहाँ पर पानी कम यूज होगा लेकिन सिंचाई की क्रिया होगी। तो ड्रिप इरिगेशन एक ऐसा सिस्टम है, और स्प्रिंकलर ऐसा सिस्टम है जहाँ पर हम कम वाटर का यूज करके हम अपने पौधों को अच्छे खासा ढंग से, बेहतर ढंग से इरिगेट कर सकते हैं। तो स्प्रिंकलर मेथड और ड्रिप सिस्टम ये 2 मॉडर्न वेज माने जाते हैं जिसके द्वारा हम चाहे तो इरिगेट कर सकते हैं। तो ये 2 टॉपिक था आज का, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर और इरिगेशन। आई थिंक आपको अच्छा सा समझ में आया होगा। इसको 2-3 बार पढ़िए, समझिए। ओके, बाय।